हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एम क्लासेज में। हम शुरू कर रहे हैं घटना चक्र सीरीज 2023, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केबीएस, एनबीएस आदि परीक्षाओं के लिए है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा और साहित्य का सामान्य परिचय। आइए देखते हैं हिंदी भाषा और साहित्य का सामान्य परिचय। अध्याय 1। वर्तमान में हिंदी भाषा भारत की सामाजिक सांस्कृतिक वर्तमान में हिंदी भाषा भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनने वाली भाषा के रूप में अन्य भाषाओं की भी शैलियों, शब्दों, पदों को आत्मसात करते हुए समृद्ध हो रही है। तो सामान्य परिचय में क्या है कि वर्तमान में हिंदी भाषा भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनने वाली भाषा के रूप में अन्य भाषाओं की भी शैलियों, शब्दों तथा पदों को आत्मसात करते हुए समृद्ध हो रही है। अब आते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार हिंदी भाषा। क्या कह रहे हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कि व्यापक अर्थ में हिंदी उस भाषा का नाम है। व्यापक अर्थ में हिंदी उस भाषा का नाम है जो अनेक बोलियों के रूप में आर्यावर्त के मध्य देश अर्थात वर्तमान हिंदी प्रांत, संयुक्त प्रांत, अब उत्तर प्रदेश, महाकौशल राजस्थान, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, बिहार तथा पूर्वी पंजाब प्रदेश की जनता की मूल भाषा मतलब मातृभाषा है। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी कह रहे हैं। अब आते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी भाषा के प्रयोग दो अर्थों में हुए हैं। एक है विस्तृत अर्थ और दूसरा है भाषा विज्ञान के अर्थ में। हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियों की 2 तक है। ये तो विस्तृत अर्थ हो गया। अब भाषा विज्ञान के अर्थ में पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी वर्ग की 8 बोलियों के सामूहिक नाम है। भाषा विज्ञान के अर्थ में बोलेंगे तो पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी वर्ग की 8 बोलियों का सामूहिक नाम है। अब आते हैं संकुचित अर्थ में। संकुचित अर्थ में पहला है खड़ी बोली का वह रूप जो आज हिंदी प्रदेश की सरकारी भाषा, राजभाषा के रूप में तथा भारत की राजभाषा, समाचार पत्रों, फिल्मों की भाषा व शिक्षा का माध्यम है। पहला पॉइंट है संकुचित अर्थ में बात करेंगे तो खड़ी बोली का वह रूप जो आज हिंदी प्रदेश की सरकारी भाषा, राजभाषा के रूप में तथा भारत की राजभाषा, समाचार पत्रों, फिल्मों की भाषा व शिक्षा का माध्यम है। अगला पॉइंट है इसे परिनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी इत्यादि नामों से भी अभिहित करते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली में बोली जाने वाली भाषा समूह को सामान्यतः हिंदी कहा जाता है। क्या बता रहे हैं संकुचित अर्थ में कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली में बोली जाने वाली भाषा समूह को सामान्यतः हिंदी कहा जाता है। हिंदी भाषा का एक रूप दक्षिण भारत, विशेषकर हैदराबाद में प्रचलित है, जिसे दक्षिणी हिंदी, हिंदवी, गुजरी हिंदुस्तानी, जबाने हिंदुस्तानी आदि नामों से भी जाना जाता है। अब आते हैं देख लेते हैं कि साहित्य तथा इसकी विभिन्न परिभाषाएं। हिंदी साहित्य के विद्वानों के अनुसार और काव्यशास्त्रीय दृष्टि से। अगला है पाश्चात्य दृष्टि से। तो विद्वानों के अनुसार क्या है? हिंदी साहित्य के विद्वानों के अनुसार साहित्य पहला है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। द्विवेदी जी कहते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना ही का नाम साहित्य है। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं
कि ज्ञान राशि के संचित कोष को ही नाम साहित्य है। मतलब ज्ञान राशि के संचित कोष का ही नाम साहित्य है। सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना ही का नाम साहित्य है। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार, अगले हैं बालकृष्ण भट्ट, कहते हैं कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य आत्माभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं साहित्य आत्माभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। अब आते हैं गुलाब राय। गुलाब राय के अनुसार हिंदी साहित्य में जहाँ शब्द अर्थ विचार और भाव का परानुकूलता के साथ सहभाव हो वही साहित्य है। गुलाब राय जी क्या कहते हैं कि जहाँ शब्द अर्थ विचार और भाव का परानुकूलता के साथ सहभाव हो वही साहित्य है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय लिया जा सकता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त भावोन्मेष चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो तथा जिसमें ऐसे वाङ्मय की विचारात्मकता समीक्षा या व्याख्या हो। आचार्य शुक्ल जी ऐसा बताते हैं कि साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय लिया जा सकता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त भावान्वेष तथा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो तथा जिसमें ऐसे वाङ्मय विचार की समीक्षा या व्याख्या हो। आगे देखते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि भी तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उसमें लिखा गया है वह कला उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। यही एकमात्र उचित कसौटी है। साहित्य के अंतर्गत कविता, नाटक, चंपू, उपन्यास, आख्यायिकाएं सभी आ जाते हैं। ये डॉक्टर श्याम सुंदर जी बताते हैं। अब आते हैं प्रेमचंद के अनुसार। प्रेमचंद जी के अनुसार क्या है कि मेरे विचार में साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, चाहे वह निबंध के रूप में हो चाहे कहानियों के या काव्य के। उसे हमारे जीवन की आलोचना की व्याख्या करनी चाहिए। साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो। ऐसा प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित, सुंदर हो और जिसमें दिल व दिमाग पर असर डालने वाला गुण हो। तो ये तो थे प्रेमचंद जी। अब आते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के अनुसार बात करें तो साहित्य मनुष्य की शक्ति, दुर्बलता, जय पराजय, हास, अश्रु, जीवन मृत्यु की कथा है। महादेवी वर्मा के अनुसार कथन है कि साहित्य मनुष्य की शक्ति, दुर्बलता, जय पराजय, हास, अश्रु और जीवन मृत्यु की कथा है। तो ये तो था हमारा पहला पॉइंट हिंदी साहित्य के विद्वानों के अनुसार। अब आते हैं काव्य शास्त्रीय दृष्टि में साहित्य। तो पहले कवि है दंडी। दंडी के अनुसार इष्ट अर्थ में विभूषित शब्द समूह की काव्य शरीर है। दंडी क्या कहते हैं कि इष्ट अर्थ से विभूषित शब्द समूह ही काव्य शरीर है। अगले हैं पंडित विश्वनाथ। विश्वनाथ जी के अनुसार रस युक्त काव्य है। कहते हैं कि काव्य शास्त्रीय दृष्टि में कि रस युक्त काव्य वाक्य जो है वो काव्य है, पंडित विश्वनाथ जी कहते हैं। अब आते हैं जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द जो है वो काव्य है। ऐसा कौन बता रहा है? पंडित जगन्नाथ जी। मम्मट के अनुसार दोष रहित गुण युक्त शब्दार्थ भले ही कहीं कहीं अलंकार सहित रहित हो वही काव्य है। मम्मट जी के अनुसार है दोष रहित गुण युक्त शब्दार्थ भले ही कहीं कहीं अलंकार रहित हो काव्य है। कुंतक के अनुसार शब्द अर्थ दोनों की अन्यून रिक्त परस्पर स्पर्धा पूर्वक मनोहारी श्लाघनीय स्थित साहित्य है।
आगे देखते हैं। पाश्चात्य दृष्टि के अनुसार अरस्तु के अनुसार शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत अनुकृति काव्य या साहित्य है। अरस्तु जी क्या बता रहे हैं कि शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत अनुकृति का साहित्य, अनुकृति काव्य या साहित्य है। कॉलरिज के अनुसार साहित्य रचना का वह विशिष्ट प्रकार है जिसका तात्कालिक लक्ष्य प्रसन्नता प्रदान करना होता है। अब शैली जी क्या कहते हैं? शैली के अनुसार काव्य सर्वाधिक सुखी और श्रेष्ठतम हृदय के श्रेष्ठतम क्षणों का लेखा जोखा है। अगले कवि हैं सिडनी के अनुसार काव्य या साहित्य का वह अनुकरणात्मक कला है जिसका लक्ष्य शिक्षा और आनंद प्रदान करना है। प्रोफेसर भाटे के अनुसार साहित्य आत्मा की संगीत है जो मानव के अंतःस्थल से निःसृत होता है और भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होकर जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। आगे देखते हैं। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ के विषय में हिंदी साहित्य कोश भाग 1 में कहा गया है। साहित्य यत प्रत्यय और साहित्य का अर्थ है शब्द अर्थ का सहभाव अर्थात साथ होना। आगे देखते हैं। विभिन्न साहित्यकारों की दृष्टि से साहित्य के उद्देश्य। अब आते हैं कि विभिन्न विद्वानों के उद्देश्य क्या है साहित्य में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार साहित्य का लक्ष्य मनुष्य जाति का हित है। इन्होंने कहा है, मैं साहित्य को ही मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। तो ऐसा कह रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? स्वांतः सुखाय को साहित्य का उद्देश्य मानते हैं। तुलसीदास जी स्वांतः सुखाय को साहित्य का उद्देश्य मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि ज्ञान और मनोरंजन को साहित्य का उद्देश्य मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ज्ञान और मनोरंजन को साहित्य का उद्देश्य मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी क्या मानते हैं? आनंद और लोकमंगल को साहित्य का उद्देश्य मानते हैं जिसमें सापेक्षिक मूल्य से आनंद को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार साहित्य का उद्देश्य आत्मानुभूति को मानते हैं। साहित्य का उद्देश्य आत्मानुभूति को मानते हैं। कौन? नंदुलारे वाजपेयी जी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अनुसार साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य के मस्तिष्क को संतुष्ट करना ही नहीं, वह तो मनुष्य जीवन को अधिक सुखी और सुंदर बनाने की चेष्टा करता है। ये तो थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। प्रेमचंद जी के अनुसार साहित्य का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं, वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ऐसा प्रेमचंद जी बता रहे हैं। साहित्य इतिहास क्या है? आचार्य शुक्ल जी क्या बता रहे हैं? साहित्य इतिहास क्या है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक की इन चित्रवत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवत्ती बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। तो ये थे चंद्र शुक्ल जी। अब आते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए, ऐसा नगेंद्र जी बताते हैं। आगे देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों
की तरह कुछ विशिष्ट और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखकों की कृति का इतिहास ही हो सकता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार साहित्य के इतिहास का काम है कवि के कार्यों और साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में नवोचित दिखा सकना। धन्यवाद। तो आज का हमारा टॉपिक ये समाप्त होता है। अब आगे का हिंदी साहित्य के इतिहास का ही सामग्री स्रोत पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।